मैंने मेज की दराज खोली, मेरी नजर उस चीज पर गई जिसकी तलाश मुझे यहाँ ले आई थी। ये अमित का पिस्टल था, उसने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खरीदा था। आज ये पिस्तौल उसे मौत से नहीं बचा सकेगा। मैंने सोचा और आगे बढ़कर उसे उठा लिया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी, जहन में एक तूफान सा बरपा था, मगर इस मोहलिक हथियार को हाथ में लेते ही मुझे अजीब से सुकून का एहसास हुआ। मेरी आंखों की वहशियाना चमक बढ़ गई। मैं पिस्टल संभालकर वापसी के लिए मुड़ी। उसमें पूरी 6 गोलियां थी, हर गोली में जानलेवा आग थी जो किसी की जान लेने के लिए काफी थी। मैं स्टोर से निकल आई। अब मेरा रुख अपने कमरे की तरफ था। अब मुझे किसी की परवाह न थी। मैं पिस्टल हाथ में लिए बिस्तर पर बैठ गई। मेरे जहन पर एक गुबार सा छाने लगा, एक बेनाम धुंध मेरी सोच और हवास पर हावी होती जा रही थी। मुझे अमित पर बेइंतहा गुस्सा था। वो मेरा पति था, मगर मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। वो रोज मुझे एक नापसंदीदा काम के लिए मजबूर करता। हर दिन 2 बार मेरी हथेली पर नीले रंग की एक गोली रख देता और मुझे पानी के साथ उसे निगलने का कहता। वो उस वक्त तक मेरे सामने खड़ा रहता जब तक कि मैं नीले रंग की गोली निगल न लेती। मैं दवा खाते ही एक अजीब सी तकलीफ में मुब्तला हो जाया करती। पहले मेरा दिमाग सुन्न हो जाता, फिर मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते, जिस्म बेजान हो जाता और जहन पर गुनूदगी छाने लगती। उसके बाद तो मुझमें बात करने की हिम्मत भी बाकी नहीं रहती। मैं घंटों बेसुध होकर पड़ जाती। मैंने जब भी अमित से नीली दवा के बारे में पूछा, यही जवाब मिला कि ये ट्रंकोलाइजर है, दिमाग और जिस्म को पुरसुकून रखने वाली बहुत अच्छी दवा है। मुझे पहले हैरत हुई थी, बाद में अमित से खौफ आने लगा था। वो दिन में 2 बार रोजाना मुझे ये दवा क्यों खिलता है? मैं दिमागी तौर से नॉर्मल थी, अलबत्ता 2 बरस लंबी बीमारी ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। अमित कहता था कि मैं कमजोर हो गई हूँ। शायद वो सही कहता हो। मैं बात बात पर झिल्लाहट का शिकार हो जाती। उस हालत में मुझे गुस्सा आता और मेरे हाथ में जो कुछ होता मैं अपने सामने वाले पर खींच मारती। उसके बावजूद मुझे दवाओं की जरूरत ना थी। कमजोरी तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। मुझे अच्छी गिज़ा और सैर तफरी की जरूरत थी, मगर अमित मुझे घर में कैद रखता। उसके रवैये ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसे अब मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। लंबी बीमारी के बाद मेरे तीखे नैन नक्श फीके पड़ गए थे। मेरे हुस्न में कोई दिलकशी बाकी नहीं रही थी। अमित को मेरे जिस्म की आग चाहिए थी और मैं बर्फ की सील बनकर रह गई थी। वो मुझसे अब उकता चुका था। मेरा घर नैनीताल के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में था। 2 कुशादा कमरों का मकान जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। मकान वेल फर्निश्ड था। मेन गेट के साथ पोर्च भी था जहां मेरे पति की कार खड़ी रहती। वो पति जो चंद हफ्तों से नींद की दवा के नाम पर मुझे स्लो पॉइजन दे रहा था, अब मैं उसके लिए एक बेकार चीज बनकर रह गई हूँ। मैं चौंक उठी। दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। किसी ने रिसीवर उठाया, बात करने की आवाज आई। मैंने ध्यान दिया। अमित मेरी आंटी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ आंटी, शीतल की हालत रोज रोज बिगड़ती जा रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। साइकेट्रिस्ट कहता है कि शीतल एबनॉर्मल है, दौरे की हालत में वो कुछ भी कर सकती है। आंटी की आवाज सुनाई दी, हौसला रखो बेटे, इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगी, तुम मायूस ना हो। अमित ने कहा। अब तो वो पागलों जैसी हरकत करने लगी है। मैं अपने कमरे में दूसरे फोन की एक्सटेंशन लाइन पर उन दोनों की बातें सुन रही थी। मेरा गुस्सा आखिरी हदों को छूने लगा। मैंने एक्सटेंशन लाइन पर चिल्लाया, ये झूठ है, बकवास है। अमित मुझे कत्ल करना चाहता है। वो मुझे जहर देकर मार डालना चाहता है। अमित ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी समझता हूँ, भला मैं तुम्हें कत्ल करने का क्यों सोचूंगा? आंटी ने भी कहा, नहीं बेटा, अमित के बारे में इस तरह न सोचो, वो तो तुम्हें अच्छा देखना चाहता है। हम दोनों तुम्हारी अच्छी सेहत देखना चाहते हैं। वो दोनों मेरी हिस्टेरियाई कैफियत को भांपकर फोन पर मुझे चुमकारने में लगे हुए थे। अपनी मोहब्बत और शफकत से मुझे ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी चाहत का यकीन दिला रहे थे, मगर उनकी बातों का मुझ पर उल्टा असर हो रहा था। मेरी कनपटी की रगें फड़कने लगी थी। मेरा दिमाग खौल रहा था। मैंने रिसीवर क्रैडल पर पटका और दरवाजे की तरफ भागी। मुझ पर दीवानगी सी तारी थी। पिस्टल उस वक्त भी मेरे हाथ में था। मैं दरवाजा खोलकर तेजी से दूसरे कमरे में पहुंची। सामने ही अमित टेलीफोन के पास खड़ा था। मेरे कदमों की आहट पर वो मुड़ा। मेरे हाथ में पिस्टल देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बदहवास होकर पीछे हटा। रिसीवर उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा था। मेरे पिस्तौल का रुख उसकी तरफ हो गया।
मैं आगे बढ़ती जा रही थी। उसने मुझसे कहा, शीतल, भगवान के लिए पिस्टल रख दो वरना गोली चल जाएगी। मैंने कहा, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जोर से हंसी। मुझे अपने अंदाज पर खुद भी हैरत थी, जैसे कोई ताकत ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। अमित उधर से चिल्ला रहा था, भगवान के लिए होश में आओ, मैं अमित हूँ, तुम्हारा पति। मगर ट्रिगर पर मेरी उंगली हरकत में आ चुकी थी। पिस्तौल की नाल ने शोला उगला। अमित तेजी से नीचे झुक गया और बाल बाल बचा। गोली मेरे कमरे की दीवार में पेवस्त हो गई। मेरा दिमाग गर्मी से फटा जा रहा था। मेरे पिस्टल से दूसरा फायर हुआ। निशाना इस बार भी खता हुआ। मेरा हाथ कांप गया था। गोली फर्श के कालीन को उधेड़ती हुई मेज के नीचे घुस गई। मेरा इरादा अब भी नहीं बदला था। मैं अपने हवास में नहीं थी। जिस्म तंदूर की तरह तप रहा था। मैंने पिस्तौल सीधा किया। अमित जान बचाने के लिए खिड़की की तरफ भागा। फायर तीसरी बार हुआ, लेकिन अमित खिड़की से बाहर कूद चुका था। मैं खिड़की के करीब पहुंची। बाहर से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। आसपास के लोग जमा होने लगे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांकना चाहा, मगर इसी लम्हे मेरा सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं लड़खड़ाई। पिस्टल मेरे हाथ से गिर पड़ा। साथ ही मैम भी गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। न जाने कब मेरी आंख खुली, कितना वक्त गुजर चुका था। मेरी नजरों के सामने अभी धुंध थी। मैंने एक लंबी सांस ली और करा उठी बदन का जोर जोर दुख रहा था। मैंने पलकें झपकाई और सामने देखने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मुझे नजर आने लगा। एक आदमी सफेद एप्रन पहने मेरे सामने खड़ा था। मैं समझ गई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे होश में आता देखकर डॉक्टर आगे बढ़ा और मुझसे पूछा, कैसा फील कर रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। डॉक्टर के पीछे मुझे एक और चेहरा दिखाई दिया। ये अमित था, मेरा पति। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो मेरी तरफ हसरत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने हाथ उठाकर उसे अपने करीब बुलाना चाहा, लेकिन नर्स ने मुझे रोक दिया। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरी नाक पर ऑक्सीजन मास्क चिपका हुआ था ताकि सांस लेने में आसानी रहे। मुझे हैरत हो रही थी कि मैं अस्पताल कैसे पहुंची, मुझे क्या हुआ था, कौन मुझे यहाँ लेकर आया था। मैंने अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। मुझे कुछ याद नहीं आया। मैंने गर्दन घुमाई तो मुझे आंटी का चेहरा नजर आया। वो चुपके चुपके रो रही थी। उनके पीछे दो पुलिस वाले भी खड़े थे। उनके हाथों में बंदूक थी। मुझे एक झटका सा लगा। जहन के किसी गोशे में एक ही सवाल बार बार उभरने लगा, ये दोनों यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ कैसे आई? इससे ज्यादा मुझसे बोला ना गया। आंटी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें जरा चक्कर आ गया था, इसलिए हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। अमित ने मेरे पास आकर मेरे कान में कहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत प्यारी हो शीतल, मैं तुम्हें अच्छा देखना चाहता हूँ। उसका लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। मुझे अच्छा लगा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मैं मुस्कुरा न सकी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। इसी लम्हे दर्द की एक टीस मेरी कनपटी में उठी। मेरा सर चटकने लगा। तकलीफ के मारे मैं बेहाल हुई तो डॉक्टर ने नर्स से कुछ कहा और तेजी से मेरे करीब आया। मेरी आंखें बंद थी और मुंह से कराहे निकल रही थी। कुछ देर के बाद मुझे अपने बाजू में इंजेक्शन की सुई दाखिल होती महसूस हुई। उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूसरी बार मुझे होश आया तो कमरे में कोई भी नहीं था। हर तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की खुली हुई थी जिससे धूप अंदर आ रही थी। मैंने करवट ली और सी करके रह गई। मेरे बाजू में दर्द की तेज लहर उठी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने रोशनी क्यों आंखों में चुभ रही थी। मैं 2 साल पहले ऐसी न थी। मेरे घराने में भी कोई दिमागी मरीज नहीं था। मेरे माँ बाप, भाई बहन सभी स्वस्थ और सेहतमंद थे। दध्याल और ननियाल में किसी को भी दिमागी बीमारी नहीं थी। यही हाल अमित के खानदान का था। वो सब सेहतमंद लोग थे। फिर मुझे क्यों घरवाले शक की नजरों से देखते हैं? और तो और खुद अमित भी, वो एक पागल औरत को अपने रास्ते का पत्थर समझता है। जब ही मुझसे छुटकारा हासिल करने की तरकीबें सोचता रहता है। उसने मुझसे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका निकाल ही लिया। स्लो पॉइजन से आदमी बहुत धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर मरने के बाद भी किसी को शक नहीं होता कि मरने वाले की मौत गैरफितरी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी समझ में नहीं आता। मैंने सोचा, अमित तुम बहुत मतलबी और सयाने निकले। तुमने वो रास्ता तलाश किया है जिस पर चलना मुश्किल नहीं। स्लो पॉइजन की तरकीब कारगर भी है और तुम्हारे लिए आसान भी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम्हारी जान का अजाब हूँ मैं। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम ऐश के लिए आजाद होगे। मगर तुम मुझसे मायूस क्यों हो गए हो?
मेरी पलकों के किनारे भीगने लगे। अगर तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था तो मुझे साफ बता देते कि अब तुम जैसे स्मार्ट और हैंडसम मर्द के लिए मुझ में कोई कशिश और दिलकशी बाकी नहीं रही। एक बीमार सुखी सड़ी औरत का भला किस तरह तमाम उम्र साथ निभाया जा सकता है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी और आज भी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था, और अब चूंकि मेरा जिस्म पहले की तरह नहीं रह गया, इसलिए तुम्हारा प्यार भी खत्म हो चुका है और तुम अब मुझसे छुटकारा चाहते हो। मेरा दिल अपने आप ही अनजानी तपिश से सुलगने लगा। मैंने चीख कर नर्स को बुलाना चाहा, लेकिन आवाज मेरे हलक में घुटकर रह गई। मैं सर के दर्द से तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक नर्स ट्रे में जूस का गिलास रखे अंदर आई। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर फौरन ही चौंक पड़ी। मेरे सूखे होंठ हिल रहे थे मगर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पेशानी पर पसीने के बेशुमार कतरे उभर आए थे। नर्स ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर मुझे दवा पिलाई और इंजेक्शन लगाया। मैं बेड पर बेसुध पड़ी डॉक्टर की तमाम कार्रवाई खामोशी से देखती रही। मैंने दिल में भगवान से सोचा, है भगवान, मेरा कसूर क्या है? मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? मेरी खता सिर्फ इतनी है कि मैं अमित के बच्चे को जन्म नहीं दे सकी थी। वो पैदा होने से पहले ही मर गया था। शादी के बाद किस औरत को तमन्ना नहीं होती कि वो माँ बने, नन्हे मुने बच्चे को अपने हाथों से खिलाए, इसकी देखभाल करे। किस बीवी की ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपने पति की मोहब्बत की निशानी गोद में लिए फिरे? लेकिन मैं इस अनमोल तोहफे से महरूम थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। शायद इंजेक्शन का असर हो रहा था मगर मेरा जहन जाग रहा था। मेरे तसव्वुर के पर्दे पर अतीत की यादें नाचने लगी। कॉलेज से बीए पास करने के बाद मैंने एमए करने का इरादा किया। मुझे किताबें और रिसाले पढ़ने का शौक था। मेरा अक्सर वक्त नावेल पढ़ने में गुजरता था, इसलिए मैंने जर्नलिज्म में दाखिला लिया। मेरा इरादा था कि मैं किसी अखबार में या मारूफ मैगजीन में जॉब करूंगी और सारी जिंदगी अपने समाज के नासूरों का अपने कलम से ऑपरेशन करती रहूंगी। इस गरीब और दुखी समाज की फिजा में सांस लेने वाले दुखी लोगों की आवाज बनकर हकीकत के चेहरे से नकाब उलट दूंगी। मुझे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान बहुत से तजुर्बे हासिल हुए। फीचर और रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे ऐसी जगह पर भी जाना पड़ा जहां लोगों का बुरा हाल देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। जिंदगी की बेचारगी और मुफलिसी ने मेरे ज़मीर पर अनगिनत कचोके लगाए, लेकिन मैंने फीचर्स तैयार किए, रिपोर्टें लिखी और करियर का पहला साल अच्छी तरह कंप्लीट किया। दूसरे साल में आए अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि मुझे औरतों के एक मैगजीन से एडिटर की पोस्ट ऑफर हुई। मैंने चंद दिन की मोहलत मांगी। मुझे अपनी जिंदगी का अहम फैसला करना था। मेरे माता पिता का उस वक्त देहांत हो गया था जब मैं मैट्रिक कर रही थी। वो दोनों एक हौलनाक हादसे की नजर हो गए थे। उनकी मौत के बाद दुनिया में छोटी आंटी के सिवा कोई न था। वो मुंबई के एक पॉश इलाके में रहती थी। मैं उनके घर शिफ्ट हो गई थी। मेरे अंकल एक सरकारी ओहदे पर थे। घर का गुजर बसर बहुत ठाट बाट से होता था। उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, सच्ची मोहब्बत दी। शायद इसलिए भी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वहां से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद बीए की पढ़ाई मुकम्मल की। मुलाजमत के कई अच्छे मौके मुझे मिले, लेकिन अंकल और आंटी ने करने नहीं दी। माली तौर पर हम मजबूत थे, उन्होंने इसलिए आगे पढ़ाई करने का कहा। एमए में दाखिला लेने पर वो दोनों ही बहुत खुश थे। अब मुझे ये सोचना पड़ा कि वो मैगजीन में मुझे जॉब करने की इजाजत देंगे या नहीं। बहरहाल मेरी जिद पर उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं औरतों के मैगजीन की एडिटर बनकर अपने काम करने लगी। उन्हीं दिनों मैंने अपने मैगजीन के लिए ऐसी औरतों से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया जो बेसहारा और माजूर लोगों की भलाई के लिए दिलो जान से सरगर्म रहती थी। इस इंटरव्यू के लिए अक्सर मुझे ऑफिस की मसरूफियत से कुछ वक्त निकालकर बाहर जाना पड़ता था। मैं उन औरतों की कारकर्दगी को अपने मैगजीन में छापती थी। बस ऐसा ही एक दिन था जब कुदरत ने मेरी जिंदगी के लिए एक तब्दीली का वक्त मुकर्रर कर दिया। उस दिन मैं बड़ी जल्दी में अपने दफ्तर से रवाना हुई थी। मैंने सलोचना मैडम से इंटरव्यू के लिए शाम में 5 बजे उनके बंगले पर पहुंचने का वादा किया था। अभी 5 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मैं दफ्तर से निकली। इरादा था कि कोई टैक्सी हायर कर लूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि एक चमकती हुई कार ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा तो मुझे एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान बैठा नजर आया। उसने नरम लहजे में मुझसे पूछा, क्या आप मिस शीतल है? उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया और कहा कि आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं, जहां आप जाना चाहे मैं आपको छोड़ दूंगा।
मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन वो शक्ल से शरीफ आदमी नजर आ रहा था, इसलिए मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में हमारे बीच थोड़ी बहुत बात हुई। 20 मिनट बाद उसने एक बंगले के सामने कार रोकी और कहा, आपकी मंजिल आ गई है। बंगले के चौकीदार ने गेट खोला और नौजवान ने कार बंगले के अंदर लेकर पोर्च में रोक दी। हम दोनों कार से बाहर निकले। मेरे सामने एक औरत कीमती साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसकी उम्र 42 साल से ज्यादा नहीं थी। उस औरत ने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया और कहा, मैं ही सलोचना हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा क्योंकि तुमने मुझे देखा ही नहीं है। हमारी फोन पर बात हुई थी। ये मेरा भांजा अमित है। जब तुम्हें आने में देर हो गई तो मैंने ही इसे तुमको पिक करने भेजा था। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अमित ने रास्ते में मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे सलोचना मैडम ने भेजा है और मैं उनका भांजा हूँ। वो अमित से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। वो किसी न किसी बहाने मेरे दफ्तर पहुंच जाता। अक्सर दफ्तर के नीचे कार लिए खड़ा होता। मैं दफ्तर से निकलती तो वो मेरा इंतजार कर रहा होता। फिर हम सैर सपाटे के लिए कहीं दूर चले जाते। वो एक लेखक था, नावेल लिखना उसकी हॉबी थी। उसकी राइटिंग लोगों में बहुत पसंद की जाती थी। अब तक उसके दर्जन भर नावेल पब्लिश हो चुके थे। उसकी कोई किताब मैंने नहीं पढ़ी थी। उसने मुझे एक नावेल दिया, मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसकी फैन हो गई। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। हमारी मोहब्बत रंग लाई। मेरे अंकल और आंटी ने भी उसे पसंद कर लिया। अमित की सलोचना आंटी को मैं पहले ही पसंद आ गई थी, इसलिए जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी के बाद अमित के कहने पर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मुझे नौकरी की ऐसी जरूरत भी नहीं थी। वो अपने नॉवेल्स की पब्लिकेशन से अच्छी खासी रकम महाना कमाता था। शादी के बाद 6 महीने हम दोनों सुलोचना मैडम के यहाँ रहे। फिर अमित ने शहर से दूर एक पुरसुकून मुकाम पर मकान खरीदा और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ उसने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी का भी इंतजाम कर दिया, जो घर की सफाई के अलावा बाजार से सौदा भी ला देती थी। 2 बरस बहुत तेजी से गुजर गए। फिर मेरी तबीयत खराब हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। एक दिन सुलोचना आंटी हमारे घर आई तो मेरी तबीयत खराब थी। मुझे 2 दिन से चक्कर और उल्टियां आ रही थी। अमित ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का कहा, लेकिन मैंने टाल दिया। सुलोचना मैडम ने मुझे इस हाल में देखा तो अमित पर बरस पड़ी और मुझे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और मुझे 5 महीने का हमल है। मैं जिस्मानी तौर से फैलती जा रही हूँ, इसलिए मुझे अपने वजन और मोटापे पर जल्दी कंट्रोल करना चाहिए ताकि डिलीवरी के वक्त कोई मसला पैदा ना हो। डॉक्टर की ये बात मेरे जहन में बैठ गई। दवाओं ने मेरी बीमारी को दूर कर दिया था, लेकिन मैंने वजन कम करने के लिए सख्ती से डाइटिंग शुरू कर दी थी। इसका मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ। मैं दिन ब दिन दुबली होती चली गई। अमित ने अक्सर मुझे इस बात से रोका, लेकिन मैंने ये कहकर इसकी बात खत्म कर दी कि डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है कि औरत दुबली रहे। पैदाइश के बाद जिस्मानी तौर से वो फिर खुद को इम्प्रूव कर सकती है। फिर डिलीवरी के दिन करीब आ गए। डॉक्टर ने मेरी गिरती हुई सेहत पर फिक्र का इजहार करते हुए मुझे चंद दवाइयाँ और टॉनिक्स लिख कर दिए, मगर मैंने पाबंदी से दवा खाने का ख्याल न रखा। इसलिए जब दर्द उठा और करीबी मेटर्निटी होम ले जाई गई तो लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद साफ शब्दों में कह दिया कि बच्चे की जिंदगी के इम्कान बहुत कम है। इस केस में ऑपरेशन जरूरी है। पेशेंट के लिए बहुत खून की जरूरत होगी। बहरहाल अमित ने तमाम इंतजाम किए। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, साथ ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं मरने के करीब पहुंच चुकी थी। बच्चे के मुर्दा पैदा होने के गम ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैं हर वक्त आंसू बहाती रहती। 1 साल मैं अस्पताल में रही। मेरा इलाज अच्छे से होता रहा। अमित ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने तमाम काम छोड़ दिए, बस मेरा ख्याल रखने में लग गया। सुबह शाम मेरी साथ रहता, मुझे वक्त पर तमाम दवाएं देता। नर्स के होने के बावजूद मेरी खाने और दूसरी बातों की परवाह करता। मैं उसे हर वक्त फिक्रमंद और परेशान देखती। वो मेरी देखभाल के लिए न मालूम कितनी रातों से सोया भी नहीं था। मुझे उस पर तरस आने लगता। मैं 1 साल अस्पताल में रही। मेरी हालत संभल गई तो अमित की जिद पर डॉक्टर ने मुझे घर ले जाने की इजाजत दे दी। इस दौरान मेरे इलाज में बहुत सी रकम खर्च हो गई। मैं घर आने के बाद भी चलने फिरने से माजूर थी। मेरा ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता। इस हालत में मेरी नौकरानी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। घर के तमाम काम उसी के जिम्मे थे। अमित मेरे पास बैठा मुझे दुनिया भर की कहानी सुनाया करता। मैं नींद की गोली खाकर सोती तो वो मेरे पास ही बैठकर अपना नावेल कंप्लीट करने लग जाता।
पब्लिशर से एडवांस ली हुई रकम से अब गुजारा हो रहा था। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। फिर 2 बरस बीत गए, अब मैं नॉर्मल हो गई थी। मैंने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जिस्मानी कमजोरी के लिए अमित ने मेरे खाने पीने में तब्दीली की। मेरे लिए अच्छे खाने पकने लगे, मगर न जाने क्यों मुझे खाने पीने का दिल नहीं होता था। खाना देखते ही उबकाई आने लगती। फिर कुछ दिन के बाद मुझमें अजीब किस्म की तब्दीली पैदा हुई। मैं बात बात पर हंसने लगती। किसी मामूली से जोक पर देर तक हंसती रहती। कभी किसी नावेल से कोई दुख भरी कहानी पढ़ती तो उसके दर्दनाक अंजाम पर देर तक आंसू बहाती रहती। अक्सर चीख चीख कर रोने लगती। इसके अलावा अगर कोई कहानी पसंद न आती या उस कहानी का अंजाम मेरी उम्मीद के मुताबिक न होता तो मुझे सख्त गुस्सा आता और मैं पूरा घर सर पर उठा लेती। झिल्लाहट में नावेल फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती। मेरी नौकरानी से कोई घर का काम गलत हो जाता तो उसके पीछे पड़ जाती। फिर एक वक्त वो आया कि नौकरानी की गलती पर मैं उसे मारने भी लगी। आखिर अमित की मिन्नत समाजत के बावजूद वो कब तक इस घर में काम कर सकती थी। एक रोज उसने अपना हिसाब साफ किया और चली गई। नौकरानी के जाने के बाद अमित पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। वो लिखना छोड़कर तमाम दिन मेरी सेवा में लगा रहता। फिर कुछ दिन के बाद वो बहुत ज्यादा तनख्वाह पर एक दूसरी नौकरानी ढूंढ कर लाया। मेरा हाल वही था। एक रोज मैंने नौकरानी से अपना पर्स लाने को कहा, पर स्टोर की अलमारी के ऊपर रखा था। उसे लाने में कुछ देर हो गई क्योंकि उसे ढूंढना पड़ा था। इस बात पर मेरा पारा चढ़ गया। मैं उस वक्त फल काट रही थी। मैं गुस्से की हालत में उसे चाकू मारने के लिए दौड़ी। वो बदहवासी में मेज से उलझकर गिर पड़ी। बस फिर क्या था, मैंने उसे दबोच लिया। वो तो भगवान ने भला किया कि अमित उस वक्त घर पर मौजूद था। उसने फौरन नौकरानी को बचाकर मुझे कातिल बनने से बचा लिया। उस रोज के बाद नौकरानी काम पर नहीं आई। अब अमित मेरी जहनी कैफियत पर बहुत फिक्रमंद रहने लगा। उसने कई डॉक्टरों को मुझे दिखाया। उन्होंने दवाई लिखी, लेकिन मैं इस्तेमाल करने में बेपरवाही बरतने लगी। मेरे दिमाग में एक नए विचार ने जन्म लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ज्यादा दवाई खाने की वजह से मैं इस हाल पर पहुंच गई हूँ। इसके बाद मेरी हालत और बिगड़ती चली गई। मैं हर बात पर, हर आदमी पर शक करने लगी। यहाँ तक कि मुझे अमित की हरकत भी मशकूक दिखाई देती। मैं हर शक की वजह ढूंढ लेती। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अमित अपने नए नावेल के सिलसिले में पब्लिशर के पास गया हुआ था। उसे आने में 3-4 घंटे लग जाते। वहां से उसे अपनी आंटी सुलोचना मैडम के यहाँ जाना था। नौकरानी न होने की वजह से मुझे सारा काम खुद ही करना था। उस वक्त मुझे एक आवाज ने चौंका दिया। मैं किचन में थी। मैंने चारों तरफ देखा, आवाज किस तरफ से आ रही है, लेकिन मुझे दिशा का अंदाजा न हो सका। आवाज ऐसी थी जैसे किसी टाइम बम से तार जोड़ने के बाद उभरती है। मैं घबराकर किचन से निकल आई। फिर पूरे घर में चकराती फ्री। मुझे किसी जगह कोई बम दिखाई नहीं दिया, मगर टिक टिक की हौलनाक आवाज बराबर आ रही थी। मैं शदीद खौफ की हालत में घर से निकल आई। आसपास कोई मकान नहीं था। कुछ बंगले भी थे तो थोड़ी दूर पर थे। मैं दौड़ती हुई चौराहे पर पहुंच गई और जोर जोर से चीखने लगी, मेरे घर में किसी ने बम रख दिया है, भगवान के लिए मेरे घर को बचाओ। मैंने गला फाड़ना जारी रखा। जरा ही देर में लोग जमा हो गए। वो मुझे हैरत से घूर रहे थे। कुछ पड़ोस से भी आदमी आ गए। वो बम का सुनकर बौखला उठे। उनमें से एक का ताल्लुक फायर ब्रिगेड से था। उसने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घर का पता पूछा। उस आदमी के साथ 2 और लोग भी उसकी मदद के लिए मकान के अंदर गए। उन्होंने मेरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई बम बरामद नहीं हुआ। वो तीनों बाहर आए और मुझे अपने साथ अंदर ले गए। बम था ही नहीं तो मिलता कैसे? लेकिन मैं यही कह रही थी कि यहाँ टाइम बम छुपाया गया है, इसलिए कि टिक टिक की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने गौर से एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। उस दौरान कुछ और लोग भी मकान के अंदर आ गए थे और उनके हंसने से बहुत हैरान थे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्या तुम लोगों को बम की टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? उन लोगों ने कहा, नहीं मैडम, आवाज तो आ रही है, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन वो आवाज बम की नहीं बल्कि दीवार घड़ी की है। उसने टीवी लाउंज में लगी दीवार घड़ी की तरफ इशारा किया। आपने हमारा वक्त जाये किया। वो सब लोग मुझे अजीब अंदाज से घूरते हुए चले गए। मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। शाम के वक्त जब अमित घर आया तो उससे मैंने ये बात बताई। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। उसका ये मुस्कुराना मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। मैंने अमित को खूब बातें सुनाई, जो दिल में आया बकती ही चली गई। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे राम किया। सुलोचना मैडम ने उसे मशवरा दिया था कि वो मुझे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाए।
एक दिन वो मुझे समझा बुझाकर एक ऐसे ही मशहूर डॉक्टर के पास ले गया। उसने मुझसे आधे घंटे तक इधर उधर की बातें की, मेरा चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और अमित को हिदायत की कि वो मुझे 6-8 महीने के लिए किसी हिल स्टेशन पर ले जाए। डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आकर अमित ने मुझसे कहा कि हम दोनों कुछ महीने के लिए नैनीताल चलेंगे। तुम्हारी आंटी भी वहीं शिफ्ट हो गई है। कुछ दिन की आबो हवा की तब्दीली से तुम्हारी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मैं राजी हो गई। मुझे अपनी आंटी से, जिन्होंने माँ बनकर मुझे पाला था, मिले हुए एक अरसा बीत चुका था। नैनीताल पहुंचकर अमित ने किराए का एक मकान लिया। ये मकान बहुत अच्छा था। हर तरफ ऊंचे पहाड़ और घने दरख्तों के झुंड थे। मेरी आंटी मुझे आए दिन देखने आती, मुझसे बहुत प्यार से मिलती। अंकल भी तोहफे वगैरह साथ लाते। मेरी दवाएं भी चल रही थी, लेकिन मेरा मर्ज क्या था ये किसी को पता न चल सका। मेरी सेहत दिन बदिन गिरती ही चली गई। मैं हर एक को अपना दुश्मन समझने लगी। मुझे अमित भी अब अपना नहीं दिखाई देता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत बुझी बुझी थी, मुझ पर शदीद डिप्रेशन तारी था। अमित मुझे अपनी कार में आउटिंग के लिए ले गया। उसने मुझ पर बेइंतहा रकम खर्च कर दी थी। गाड़ी एक ढलवानी रास्ते से गुजर रही थी। आसपास की फिजा बहुत हसीन थी। शाम का वक्त था और अमित मेरा दिल बहलाने के लिए हल्की फुल्की बात कर रहा था। एक जगह ढलवानी रास्ते के खत्म होते ही मेरी नजर एक खूबसूरत बंगले पर पड़ी। मैंने अमित को उस बंगले के अंदर कार ले जाने को कहा। वो किसी अजनबी का मकान था, न जान न पहचान, भला वो किस तरह मुझे वहां ले जाता। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मुझ पर तो एक जिद सवार थी। मैं क्यों कर उसकी बात मान लेती। मुझे उसके इनकार पर गुस्सा आया। फिर मैं अपने होश खो बैठी। मैंने चलती हुई कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। अमित ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालकर दूसरे हाथ से मुझे पकड़ने की कोशिश में अपना बैलेंस खो दिया। कार नीचे रास्ते पर बेकाबू हो गई और एक दरख्त से टकराती हुई खड्ड में घुस गई। वो बड़ा ही तकलीफदेह वक्त था। मुझे तो कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन अमित के बाजू पर जख्म आया और पेशानी पर बहुत खरोंचे आई। बड़ी मुश्किल से चंद राहगीरों की मदद से गाड़ी गड्ढे में से निकाली गई और बहुत देर के बाद अमित की मरहम पट्टी करते हुए हम घर वापस आ सके। उसके बाद अमित ने 2-4 रोज तक मुझसे बातचीत नहीं की। मुझे भी उसकी परवाह नहीं थी। वो इसी हालत में दूसरे हफ्ते मुझे नैनीताल के एक नामवर साइकेट्रिस्ट के पास ले गया। उसने मुझे दिमागी मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया। मैं इस मशवरे पर झिल्ला उठी, डॉक्टर को खूब बुरा भला कहा और क्लिनिक से अकेली ही बाहर निकल आई। उसके बाद फिर मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हुई। वो सब मुझे खपती और पैसा पैदा करने वाली मशीन दिखाई देते थे। साइकेट्रिस्ट की दी हुई दवा अलबत्ता अमित मुझे बहला फुसलाकर खिला दिया करता था। उस दवा ने मुझे वक्ती तौर पर आराम पहुंचाया, मगर उसके एक हफ्ते बाद ही मैंने अमित पर पिस्तौल से कातिलाना हमला करके उसकी जान लेना चाही। इन सब बातों को सोचते हुए मैं अपने अतीत से निकलकर अपने वर्तमान में आ गई और आज इस अस्पताल में थी। मुझे सब याद आ गया था। वही अस्पताल का कमरा, वही बेरंग खामोशी। मैं पहले से बहुत बेहतर थी। मेरी आंटी मेरे पास बैठी थी। अमित डॉक्टर के साथ खड़ा उससे बातें कर रहा था। मैं बेड के सिरहाने तकिए के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। उस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं एक नॉर्मल औरत हूँ, मुझे कोई मनहूस या मोहलिक बीमारी नहीं है। मेरी ये दिमागी हालत कमजोरी के सबब हुई है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपने खाने और दवा के इस्तेमाल पर बाकायदा तवज्जो देती तो शायद ये जुनूनी दौरे मुझ पर न पड़ते। अमित ने न जाने कितनी मर्तबा मुझे खाने पर तवज्जो देने के लिए कहा, मगर मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी, बल्कि बराबर मजाक में टाल दिया करती। चूंकि मैंने अमित पर कातिलाना हमला किया था, इसलिए ये पुलिस केस बन गया और बात थाने से अदालत तक जा पहुंची। मेरी टेम्परेरी रिकवरी तक पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल में रहने की रियायत दी थी। अदालत में जज ने मेरी तमाम डॉक्टरी रिपोर्ट और मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पति के कातलाना हमले पर मेरी जहनी कैफियत को पागलपन करार देते हुए मुझे इस मुकदमे से बरी करते हुए सरकारी पागलखाने में दाखिल होने की हिदायत की। ये गोया एक शर्त थी मुकदमे से बाहर निकलने के लिए, जिसके लिए अमित ने बहुत जद्दोजहद की थी और वो लाखों रुपए का कर्जदार हो गया था। लेकिन मैं उसे अपना दुश्मन समझती रही। मेरी दिमागी हालत ठीक हो रही थी और मुझे अब सब समझ में आने लगा था। मैं 6 महीने सरकारी पागलखाने में इलाज के लिए रही। प्राइवेट अस्पताल से निकलकर सरकारी पागलखाने में दाखिल होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू था।
मैंने तो अमित को टूट कर चाहा था, मैं उस पर किस तरह कातलाना हमला कर सकती थी। मैंने जिस मर्द के हवाले अपनी जीती जागती जिंदगी, अपना वजूद और अपनी आत्मा कर दी थी, वही मर्द मेरा दुश्मन कैसे हो सकता था। जिस आदमी ने मेरी चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने दिन रात मेरे नाम लिख दिए थे, वो भला मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ क्यों धकेलता, मुझे स्लो पॉइजन क्यों देता। ये तो मेरे जहन की एक उपज थी, जुनूनी हालत का एक खौफनाक पहलू था। फिर हम मुंबई अपने मकान में लौट आए, वही तो हमारा अपना घर था, यहीं से हमने शादीशुदा जिंदगी के सफर की शुरुआत की थी। सरकारी पागल खाने से निकलने के बाद भी मैं 2 महीने और इलाज के लिए डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाती रही। मैंने उसकी हर हिदायत पर अमल किया, दवाओं का इस्तेमाल जारी रखा। आज उस बात को 12 साल का अरसा बीत गया है। मैं भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है और बेटी तीसरी क्लास में है। अमित ने नावल लिखने के अलावा अपना खुद का प्रेस भी खोल लिया है, जो मुंबई शहर के एक कारोबारी इलाके में है और ठीक ठाक चल रहा है। उसके नावल अब बाजार में कम आते हैं क्योंकि वो तमाम दिन प्रेस में मसरूफ रहता है। मैंने कुकिंग और फिटनेस पर मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, जिन्हें अमित ने पब्लिश किया है। अलबत्ता जब कभी कभी लंबी दिमागी बीमारी के वो खौफनाक लम्हे याद आते हैं, तो कुछ देर के लिए मेरा दिल हौल उठता है, होशो हवास सुन से हो जाते हैं।